सो वी हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स, और उसमें वी आर गोइंग टू लुक एट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. हमने पिछली बारी बात की थी इसकी, करेंसी डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, depreciation and appreciation, and then again we'll take the examples from Indian economy. ये नाम से समझ आ ही रहा होगा. जैसे करेंसी डिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, बट दिस इज डन डिलिबरेटली. ये आपका बैंक कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है. पहले देखते हैं करेगा कैसे devaluation. How would the bank do it? RBI can buy dollars and sell rupees in the foreign exchange market. तो इससे क्या होगा? मार्केट में डॉलर की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी. That would push the prices of dollar. That means your currency, आपको अभी 50 रुपए देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब आपको 60 देने पड़ेंगे. So the value of your currency has fallen. It has got devalued. अब ऐसे यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो जाता है. आपने डॉलर्स खरीदे, दिया क्या मार्केट को वापस? रुपीस. तो मनी सप्लाई बढ़ गई रुपीस की, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की, वट एवर योर डोमेस्टिक करेंसी इज. अब डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई बढ़ गई. सो व्हाट डज दैट टेल यू? हमने इन्फ्लेशन में देखा, मोर मनी सप्लाई मोर इन्फ्लेशन. आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. नाउ इन्फ्लेशन, सम इन्फ्लेशन इज गुड, बट जब इस लेवल की मनी सप्लाई बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है. सो यूजुअली व्हाट द सेंट्रल बैंक डज इज इट डज व्हाट इज कॉल्ड एन ओपन मार्केट ऑपरेशन. जब करेंसी को डिवैल्यू करता है ना बैंक, इट इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन. इसको ऐसे समझिए, वो जो पॉटर होता है ना, पॉटर के एग्जाम्पल से, जब पॉटर शेप दे रहा होता है ना पॉट को विद हिज स्टिक, तो बाहर से स्टिक चलाता है लेकिन अंदर से हाथ रखता है सो दैट वो पूरा ही डिफॉर्म ना हो जाए. तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है. करेंसी डिवैल्यूएशन इज अकम्पनीड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हुए? दीज आर अ टूल. These are tools that the central bank uses to manage the supply of money in economy. Open market operations दो तरीके के हो सकते हैं. कहने का मतलब the bank can indulge in two types of open market operations. One is in which it sells government securities. Government security बेचने का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचना. गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचने का मतलब क्या हुआ? एक पेपर है कागज का, उस पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने आपसे 1 करोड़ रुपए लिया है, और फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, वापस 1 करोड़ 10 लाख देंगे 10 साल बाद, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी. दैट्स अ बॉन्ड. ये पेपर पे लिखा है, बॉन्डेड पेपर पे. तो इस केस में ये या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचेगा. 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. वन, सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एंड सेकेंड इज बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो मार्केट में बेचे हुए हैं ऑलरेडी, तो उनको वापस ले लेना. इससे क्या होगा? थिंक अबाउट इट. जब कोई बॉन्ड बेचेगा आरबीआई, इस पे लिखा है 1 करोड़ का ये बॉन्ड है, 1.5 करोड़ वापस मिलेगा लेकिन 50 साल बाद, या 2 साल बाद, या 10 साल बाद. आपके हाथ में क्या आया? बॉन्ड आया. बैंक के पास 1 करोड़ रुपए आया. बैंक के पास 1 करोड़ रुपए आया, इसका मतलब क्या हुआ? आप इकोनॉमी से 1 करोड़ रुपए कम हो गया. दैट मीन्स मनी सप्लाई कम होगी. मनी सप्लाई कम हुई, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी. हाउ? For that you would have to listen to the inflation वाला lecture. But for now understand कि ऐसा होगा. So what would RBI in case of India or central banks across the world do when currency is to be devalued? So they are purchasing dollars from the market and spending their own money. और उस मनी को स्क्वीज आउट करने के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे. तो इससे क्या होगा? मनी वुड मूव टुवर्ड्स आरबीआई. मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी. एक्स्ट्रा मनी सप्लाई जो क्रिएट की थी करेंसी डिवैल्यूएशन ने, वो बैंक ने वापस एब्जॉर्ब कर ली. इस ऑपरेशन को स्टरलाइज्ड ऑपरेशन भी कहते हैं, क्योंकि 2 इसमें ऑपरेशंस हुए.
एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैनेजिंग भी हुई और मनी सप्लाई मैनेजिंग भी हुई। इसको स्टरलाइज्ड ऑपरेशन कहते हैं। अब रिवैल्यूएशन इसका ऑपोजिट है, वैल्यू बढ़ाना करेंसी की। आप समझ ही सकते हैं इसको कैसे करेंगे। जो डॉलर्स आपके पास हैं उसको मार्केट में इंक्रीज करेंगे। यू वुड सेल डॉलर्स इनटू द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक इज सेलिंग फॉरेन करेंसी जो उसके पास रिजर्व्स हैं। So in case of India, RBI would sell dollars and buy rupees from the exchange banks. Now यहाँ पे भी ओपन मार्केट ऑपरेशन साथ में होगा। यहाँ कौन सा वाला होगा? यहाँ पे RBI परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक्स और ऐसे इंक्रीज करता है मनी सप्लाई को। अदरवाइज क्या होगा अगर ऐसा नहीं करेगा RBI? तो क्या होगा? तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई डाउन होगी, मंदी आएगी, स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी में, वेरी बैड। ये नहीं करना है। सो अंडर दीज टू ऑपरेशंस द सेंट्रल बैंक इज इन्वॉल्व्ड, बट इट्स नॉट ऑफन टाइम्स द सेंट्रल बैंक दैट इज डूइंग इट। पाकिस्तान की करेंसी सेंट्रल बैंक नहीं गिरा रहा उसको, वो खुद से गिर रही है। ऐसे ही जो हर दिन आप सुनते हैं कि इंडिया में जैसे आप सुनते हैं डॉलर पहुंच गया 81 रुपए का दर गिरा, आप सुनते रहते हैं ना ये टर्म्स। So most of the times it's not the bank that is doing it. It is happening due to market forces. So under currency depreciation, value of money decreases with respect to dollar, not because of central bank, but because of operation of market forces. Market forces क्या हुआ है? वही demand और supply. There would be lower supply or higher demand or both of dollars. तो इकोनॉमी में डॉलर की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। अब ये कैसे होगा? कैन यू थिंक ऑफ ए सिनेरियो? यस यू कैन। इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, इस कंट्री में डॉलर्स आ ही नहीं रहे, इस कंट्री से एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा जिससे वो डॉलर कमाएं, लेकिन इस कंट्री को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। दैट मीन्स डॉलर की ज़रूरत इनको पड़ रही है लेकिन इनके पास है नहीं। तो उसकी वजह से मसाइल इस कंट्री के लिए पैदा हो जाएंगे, लेकिन ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ। इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन नहीं। सो वन ऑफ द क्लासिकल केसेस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन वुड बी फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। दैट इज फॉरेन इन्वेस्टर्स इन योर कंपनी आर योर कंट्री आर मूविंग आउट एंड दे आर इन्वेस्टिंग एल्सवेयर। कैन यू थिंक ऑफ हाउ वुड दिस कॉज करेंसी डेप्रिसिएशन? आपकी कंट्री में हैं इन्वेस्टर्स, एप्पल ने आपके यहाँ कुछ खोला है, मशीनरी लगाई है एंड इट्स वर्किंग देयर, एंड नाउ इट हैज लेफ्ट। हाउ वुड दैट कॉज फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो? इसी को कहेंगे। एंड हाउ वुड दैट कॉज करेंसी डेप्रिसिएशन? नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एप्पल अगर हिंदुस्तान से एग्जिट करेगा तो रुपीज लेकर जाएगा? नहीं, डॉलर्स लेकर जाएगा। अब डॉलर लेकर गया तो इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी में डॉलर्स की कमी होगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या हो गया? रुपये की वैल्यू घट गई, डिप्रिशिएट हो गया। तो एंड दिस इज डिमांड ड्रिवन। ये डिमांड साइड अफेक्ट कर रहा है। कैसे डिमांड ड्रिवन ये कैसे है? अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। करेंसी का डिमांड साइड इफेक्ट हो रहा है ना, डिमांड साइड इफेक्ट हो रहा है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन डिमांड ड्रिवन तब होती है व्हेन इट इज कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। तो इस केस में जो ये बैंक, जो जैसे एप्पल इस केस में जा रहा है, तो एप्पल क्या डिमांड कर रहा है कि मुझे डॉलर्स दो, ठीक? तो डॉलर्स लेकर गया and they would want to be exchanging more of their domestic currency with foreign currency. तो इस केस में डिमांड ड्रिवन है। नाउ करेंसी एप्रिसिएशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना, इसका ऑपोजिट। सो वैल्यू ऑफ रुपी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, नॉट बिकॉज सेंट्रल बैंक इज मैनिपुलेटिंग बट ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। आरबीआई नहीं कर रहा कुछ। अब ये कब होगा? व्हेन देयर इज हाई सप्लाई और लो डिमांड ऑफ डॉलर्स। एंड ये कब होगा? इसकी क्या मिसाल हो सकती है? जब फॉरेन कैपिटल आ रही है आपके यहाँ। अब फॉरेन कैपिटल आ रही है, ज़्यादा एफडीआई है, ज़्यादा एफपीआई है,
तो पैसा पैसा हर जगह, बाबू भैया लाखों में खेल रहे हैं. So there is more supply of dollars. If there is more supply of dollars, there would be lower exchange rate. और ये कब हो सकता है? When exports are increasing. आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने बेचा हिंदुस्तान से बाहर जीन्स, पैंट, सॉफ्टवेयर, जो भी, तो क्या कमाया? डॉलर कमाया. अब हिंदुस्तान में डॉलर का अचार डालेंगे, उनको रुपीस चाहिए, तो वो डॉलर दे रहे हैं बैंक्स को, हमको रुपीस दो, रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी. अब हिंदुस्तान के केस में इट डजंट डिक्रीज दिस डिमांड फॉर डॉलर्स. यू कैन अंडरस्टैंड द रीजंस व्हाई इट वुड नॉट. क्रूशल इंपोर्ट्स करने ही करने हैं, इंपोर्ट्स हिंदुस्तान को, चाहे कुछ भी हो बाहर वैल्यू, ऑयल की फॉर एग्जांपल. देयरफॉर हिंदुस्तान के केस में इट इज हार्डली डिमांड ड्रिवन. हिंदुस्तान के केस में इट्स नॉट डिमांड ड्रिवन. नाउ व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस ऑन द इकोनॉमी. जब करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट, फिर होता है ना, कांग्रेस करती है बीजेपी को कि रुपए गिर रहा है, या न्यूज़पेपर में आता है हेडलाइन करेंसी इज हैविंग ए फ्री फॉल. व्हाट डज इट मीन? क्या क्या इससे बुरा हो रहा है इकोनॉमी का? बट डू यू फील इट पर्सनल लाइफ में कि इकोनॉमी का कुछ बुरा हो रहा होता है करेंसी फॉल्स? नहीं लगता फील, नहीं करता फील, अनलेस एंड अनटिल यू हिट पाकिस्तान और यू बिकम ए श्रीलंका और यू बिकम जिम्बाब्वे ऑफ पास्ट. इन दोज केसेस यू वुड थिंक कि ये बड़ा मसला है. अदरवाइज से इंडिया के केस में हर दिन करेंसी थोड़ा थोड़ा फॉल करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मेजर. व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड होता क्या है करेंसी के अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होने के लिए. व्हाट डज इट फंडामेंटली मीन फॉर एन इकोनॉमी? देखिए, जब करेंसी डिप्रिशिएट करेगी या आरबीआई अगर करेंसी को डिवैल्यू करेगा, एक्सपोर्टर्स का फायदा होगा. कैसे एक्सपोर्टर्स का फायदा होगा? एक्सपोर्टर मैगी बेच रहा था, हिंदुस्तानी मैगी बेच रहा था गल्फ में, उसको मिल रहे थे $1. ठीक, अब वो $1 वापस हिंदुस्तान में बेचेगा, उसको मिलते थे ₹50. तो उसको एक मैगी का ₹50 मिल रहा है. अब उसने गल्फ में बेचा, करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, गल्फ में तो उसको वही $1 मिला. ठीक, उसने वापस लाया $1. हिंदुस्तान में $1 करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है हिंदुस्तान की, तो उसको 1 के बदले 50 ही नहीं 60 मिलेंगे. पैसा पैसा पैसा, बाबू भैया पैसों में खेल रहे हैं. ठीक, हर तरफ से पैसा आ रहा है. सो एक्सपोर्टर्स वुड बेनिफिट एंड इम्पोर्टर्स वुड बी नेगेटिवली अफेक्टेड. और क्या होगा? एक्सपोर्ट्स वुड बी चीपर, इम्पोर्ट्स वुड बिकम कॉस्टलियर. कैसे? इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर क्यों होंगे? क्योंकि आप कमा रहे हैं रुपीज़ में, आपको ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ रहे हैं डॉलर के लिए, और फिर आप डॉलर से बाहर से खरीद के लाएंगे, तो इम्पोर्ट्स वुड बिकम कॉस्टलियर. अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपकी पियर्सिंग आईसाइट होगी, आपने वो देख लिया होगा. हमने क्या बोला? हमने बोला कि करेंसी के डिप्रिशिएट या डिवैल्यू होने से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सेंट्रल बैंक्स चोरी चोरी करेंसी को डिवैल्यू कर सकते हैं ताकि उनके एक्सपोर्ट्स दुनिया के मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव बने. इसको करेंसी मैनिपुलेशन कहते हैं. नॉट एथिकल, नहीं करना चाहिए. एक वेस्टर्न कंट्रीज एक्यूज चाइना ऑफ डूइंग इट. अच्छा, वन ऑफ द कंडीशंस, अब देखो, आई हैव सेड इन पास्ट, जो IMF कंडीशंस लगाता है वो बाय एंड लार्ज गुड इकोनॉमिक्स ही होती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके लोकल मौलवी साहब क्या कह रहे हैं. यूजुअली दे आर गुड इकोनॉमिक्स. वन ऑफ द कंडीशंस IMF पुट्स when countries ask for loan, जैसे पाकिस्तान, is devalue your currency. आपको क्या लगता है, आपके यहाँ न्यूज़ में आता है हिंदी में या उर्दू में कि IMF ने पाकिस्तान को कहा अपने रुपए को गिराएं? आपको लगता है ला हौल वला कुव्वत, हम कैसे गिर सकते हैं, हम नहीं गिरा रहे रुपए का. दैट्स गोइंग टू बेनिफिट यू. हाउ? क्योंकि आपका क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, आपके पास डॉलर नहीं है. ये चीज़ आपके एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट करेगी, एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट करेगी, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेगी. आपके पास डॉलर आएगा, पैसा पैसा पैसा, आप उस क्राइसिस से निकलेंगे. करेंसी जब एप्रिशिएट होगी या रिवैल्यू होगी, तब क्या होगा? करेंसी एप्रिशिएशन में ऑपोजिट होगा. इंपोर्टर्स बेनिफिट करेंगे, आप एक्सपोर्टर्स वुड बी नेगेटिवली इंपैक्टेड, और एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे, इंपोर्ट्स चीपर.
अच्छा, वन मोर थिंग, व्हाई दिस करेंसी डिवैल्यूएशन इज नॉट गुड. डेप्रिसिएशन नहीं कहा, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस. डिवैल्यूएशन मीन सेंट्रल बैंक इज मैनिपुलेटिंग करेंसी. देखिए, अगर सारी कंट्रीज ऐसा ही करेंगी तो नेट रिजल्ट जीरो. सारी कंट्रीज ने डिवैल्यू कर दिया, नेट रिजल्ट जीरो. तो क्राइसिस सिचुएशन में क्या करेगा फिर? ऐसा मान लीजिए दुनिया में 2 कंट्रीज है, से इंडिया पाकिस्तान. हिंदुस्तान की करेंसी इज इक्वल टू पाकिस्तान की करेंसी. 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 1 पाकिस्तानी रुपी. In an alternate universe, Pakistanis listening to me would be loving it. चलिए, ख्याल ही सही, फॉर द सेक ऑफ दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, इसको करेंसी को इक्वल कर देते हैं. नाउ इंडिया डिसाइड्स कि हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होना चाहिए, हम करेंसी को गिराते हैं. अब क्या है, अब 2 इंडियन रुपीज़ का 1 पाकिस्तानी रुपी है. पाकिस्तान में भी आ गया कोई बहुत दिमाग से तेज, उसने सोचा हम करेंसी को गिराते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हुआ. उसने क्या किया, वो कहता है हम भी रखेंगे 2 रुपये का 1. तो पहुंच गए 2 रुपये के 2 रुपये, 2 रुपये पाकिस्तानी के 2 रुपये इंडियन. सेम थिंग. तो फ़ायदा नहीं होगा कोई. एंड अब अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? इसीलिए इट्स नॉट गुड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी दैट कंट्रीज इन्वॉल्व इन. एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट हैपन्स. जब ये हो जाए ना, व्हेन 2 कंट्रीज डू दिस टू ईच अदर, दैट्स कॉल्ड करेंसी वॉर्स. सो दे आर इंडल्जिंग इन ए करेंसी वॉर. तो ये टर्म भी आपने कभी सुनी होगी कि करेंसी वॉर्स बिटवीन यूएस एंड चाइना. दैट मीन्स दे आर डूइंग दिस विद ईच अदर्स करेंसी. खैर, व्हाट वी रियलाइज जस्ट नाउ, फॉरगेट दिस डिस्कशन अबाउट वेदर वी शुड डू इट और नॉट. हमने क्या समझा? हमने समझा कि करेंसी डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और करेंसी एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ये नेचुरल फेनोमेना है इन एन ओपन मार्केट इकोनॉमी. कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ऐसा कि कुछ बुरा हो रहा है. एक में एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है, दूसरे में इम्पोर्टर्स को फ़ायदा है. एक में एक्सपोर्ट्स चीपर हो रहे हैं, दूसरे में इम्पोर्ट्स चीपर हो रहे हैं, राइट? सो you would understand from an economics perspective, except in crisis situations, neither of these extremes would be good. ना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, ना इम्पोर्ट्स को फ़ायदा होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट. सो नाइदर ऑफ दीज सिचुएशंस इज गुड. बट देन व्हाट इज द इशू कि जब करेंसी गिरती है उस वक्त ज़्यादा ह्यू एंड क्राई उठता है. एक, वी आर नॉट रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ, वी वुड रिक्वायर फर्दर स्टडीज, सो वी विल वेट. बट तब भी जो अभी तक जो हमने समझा है उसके बाद भी हम इसको थोड़ा बहुत आंसर कर पा सकते हैं. वो क्या है? वो है जो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी और हिंदी और उर्दू में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं. दैट मेक्स इट अ पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू. जैसे आप क्या बोलेंगे, करेंसी गिर रही है, पाकिस्तानी रुपए गिर गया, नेपाली रुपए गिर रहा है, वहाँ का आई डोंट नो द करेंसी, बांग्लादेश का टका गिर रहा है. तो ये काइंड ऑफ हिट्स द रॉन्ग वेन्स एंड नर्व्स कि क्या कर रही है सरकार, हमारा रुपए क्यों गिर रहा है. और ये साइकोलॉजिकली लोगों को भी बड़ा इफेक्ट करता है. कितना कितना खूबसूरत है यूके, यूएस, एक पाउंड 200 रुपए का है, हमारे करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है. लेकिन ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल है. और ये आप एक मिसाल से समझ सकते हैं ये साइकोलॉजिकल क्यों है. थिंक अबाउट एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में इंडिया और यूके की करेंसी को कंपेयर करते हैं. पुराना ज़माना चल रहा है, अभी नया ज़माना नहीं है, पुराना ज़माना. 1 पाउंड 50 पैसे का है, ठीक, 50 पैसे का चल रहा है. कुछ वक्त के बाद 1 पाउंड 100 पैसे का हो गया. 100 पैसे देने पड़ रहे हैं इंडियन को 1 पाउंड के लिए. क्या बुरा हाल है. इसी में एक आए प्रधानमंत्री तब्दीली लाने के लिए. तब्दीली आ गई है, उन्होंने बोला आज से हम पैसा यूज ही नहीं करेंगे, हम रुपी यूज करेंगे. तो ठीक है, 100 पैसा 1 रुपी के बराबर है. तो पाउंड और रुपी की एक्सचेंज रेट क्या होगी ऑल ऑफ ए सडन? 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 रुपी. अभी तक 100 पैसे था. तो क्या आपकी इकॉनमी ऑल ऑफ ए सडन ठीक होगी? इस वक्त 200 रुपीज है 1 पाउंड. व्हाट इफ इंडिया कम्स कल को विद नया प्लान, वी वुड हैव ए न्यू करेंसी विच इज कॉल्ड सुल्काक, एंड 1 सुल्काक इज इक्वल टू say 400 rupees. So all of a sudden Indian currency would be
1 pound is 0.5 सुल्काक. तो ऑल ऑफ ए सडन इंडियन करेंसी, इंडियन इकोनॉमी होगी ठीक? नहीं. We have to look at other things, purchasing power, etc. What are you able to get through that currency? And more so, these are relative things. ये ऐसे नहीं बताते. Economy would still be doing well, currency उसकी बहुत सस्ती होगी. अब इसका एक और मिसाल दिया जा सकता है. पाकिस्तानी रुपी एंड अफगानी करेंसी. अफगानी तो अफगानी ही है उनकी करेंसी की नाम. तो उनका जो अफगानी उनका करेंसी है, कंपेयर दैट टू पाकिस्तानी करेंसी. आई डोंट नो एक्सचेंज रेट इस वक्त एग्जैक्टली क्या है, बट दे आर ऑलवेज नियर. एंड समटाइम्स अफगानी करेंसी इज बेटर देन पाकिस्तानी. सो इज अफगानी इकॉनमी बेटर देन पाकिस्तान? नो वन वुड डेयर टू से दैट. पाकिस्तानी इकॉनमी इज वेरी बैड, बट वी आर कंपेयरिंग द सिमिलर थिंग्स. तो ये कंपेरिजन किया जा सकता है 2 मिनट के लिए. सो व्हाट वी, एंड इन इंग्लिश द टर्म वुड बी यूज वीकर रूपी. मार्केट्स एंडेड अप विद अ वीकर रूपी. तो ऐसे वो एरोगेंस को थोड़ा सा हमें बुरा लगता है, हमारी ईगो को. नाउ लेट अस बेस्ड ऑन दिस नॉलेज लुक एट इंडियन इकोनॉमी. हमने पिछली बारी रिफॉर्म्स तक थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी को देखा था, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में देख रहे थे. तब से हुई नहीं कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं. 2003 से 2008 का जो पीरियड इंडियन इकोनॉमी में था, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ का था एंड हाईएस्ट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो का था. अब ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जो 90s में रिफॉर्म्स हुए थे, जिनको शॉर्टकट में एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रिफॉर्म्स, नहीं एलपीजी नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स. तो उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह, उसको बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. तो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 90s में हुए एंड दे स्टार्टेड शोइंग देयर इफेक्ट्स 2002 के बाद. सो इंडिया हैड matured as a reformed economy and it was giving great returns to investors, and that's why investors कहाँ है इंडिया, and they are like ये यहाँ करो, यहाँ बनाना है हमको. And what added to India's benefit was rest of the world economy was in bad shape. Why? US का मेजर स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ था 90s में. यूरोप भी कोई बड़े खास रिटर्न्स दे नहीं रहा था. ईस्ट एशिया में फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो 97 के आसपास शुरू हुआ था. 2 ही रिमेनिंग वायबल ऑप्शंस रह गए थे दुनिया में विच वेर गारंटीइंग रिटर्न्स इवन एट दिस टाइम. दैट वाज इंडिया एंड चाइना. एंड चाइना वाज अट्रैक्टिंग द मैक्सिमम इनपुट्स and India was the next. और ग्रोथ के मैटर में भी चाइना रैंक्ड फर्स्ट ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन एंड इंडिया रैंक्ड सेकेंड. अब फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हो रहा है हिंदुस्तान में. दैट मीन्स बेटर फंड्स आर अवेलेबल, बेटर फंड अवेलेबिलिटी. दिस लेड टू हायर इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज ग्रोथ इन इंडिया एंड दैट लेड टू हायर जीडीपी ग्रोथ. 2003 के बाद एक और शिफ्ट आया, सर्विसेज स्टार्टेड टू टेक ओवर एंड इंडिया बिकेम ए सर्विसेज सेक्टर लेड ग्रोथ इकोनॉमी. और सर्विसेज में हिंदुस्तान में ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. सर्विसेज बोले तो जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ये इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है. इसके लिए ये नहीं चाहिए, क्या कहते हैं इसको, सर्विसेज के लिए यू डोंट नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? आपको पोर्ट नहीं बनाना पड़ेगा फॉर एग्जांपल. सर्विस सेक्टर में ये सारे फ़ायदे हैं, घर बैठे किया जा सकता है. तो हिंदुस्तान का सर्विस सेक्टर वाज स्टार्टिंग टू टेक ओवर और सर्विसेज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी एंड दिस फर्दर इंक्रीज्ड फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो. अब क्या होगा ऐसे केस में? फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बढ़ रहा है. अभी हमने समझा करेंसी वुड स्टार्ट एप्रिशिएटिंग. क्यों? क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू रुपी. अब इससे क्या होगा? आपके एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, हमने अभी देखा. सो व्हाट आरबीआई डिड क्विकली वाज टू डिवैल्यू करेंसी. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, नॉट एंटायरली फ्लोटिंग, नॉट एंटायरली मार्केट ड्रिवन. थोड़ा सा बैंक इसमें रोल अदा कर रहा है. 2008 आता है. वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए 2008 एक अच्छा साल नहीं है. 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमी वाज डाउन.
मसला शुरू हुआ यूएस से। क्या हुआ यूएस में व्हाट इज कॉल्ड सब प्राइम क्राइसिस, वो हुआ। तो व्हाट इज दैट सब प्राइम क्राइसिस बाय द वे? यूएस में क्या हुआ था? यूएस की जो इकोनॉमी थी ना, इट वाज इन स्लो डाउन चल रहा था। हमने समझा पिछले सेशंस में कि जब स्लो डाउन हो इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट्स ट्राई टू हैव एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो ज़्यादा खर्चा करती हैं गवर्नमेंट्स, ताकि लोगों के पास पैसा आए, वो खर्चा स्टार्ट करें, इकोनॉमी पुल करे वापस खुद को। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करने के तरीके, उनमें से एक प्रोमिनेंट है, आप इंटरेस्ट रेट्स को कट करें। इंटरेस्ट रेट कट करने से दो चीज़ें होंगी। क्या होगा? एक तो लोगों को सस्ते लोन्स मिलेंगे, तो दे वुड बी मोर विलिंग टू टेक लोन्स, और दूसरा जो वो सेविंग करेंगे बैंक में, वो इंटरेस्ट ही नहीं देगा, तो वो उसको खर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो बोथ वेज इट हेल्प्स। नाउ US went with expansionary monetary policy, which was the right thing to do. Now banks can give more loans. Banks started giving more loans. The quantum of money was so high that banks went ahead giving loans to subprime borrowers as well. Subprime borrowers. तो कुछ prime borrowers भी होते होंगे. In case you are aware of CIBIL score, सिबिल स्कोर एक स्कोर होता है जो आपके अकाउंट के साथ एसोसिएटेड होता है कि आप किस तरीके के बोरोवर हैं। आर यू ए गुड? जैसे आपका 840 है सिबिल स्कोर, दैट मीन्स यू आर अ गुड बोरोवर। व्हाट डज अ गुड बोरोवर मीन? दैट मीन्स यू हैव रिपेड अर्लियर क्रेडिट। ठीक, आप जब भी आज तक कर्जा लिए हैं, आपने वो वक्त पे वापस पे किया है। सब प्राइम आर नॉट बैड, ये विजय माल्या स्टैंडर्ड नहीं है, पैसा लिया भाग गया, पैसा लिया भाग गया, पैसा लिया भाग गया। सब प्राइम इज थोड़ा सा नीचे प्राइम से। तो अगर कोई प्राइम वाला नहीं ले रहा तो यू कैन थिंक ऑफ सर्टेन सब प्राइम को आप कर्जा देते हैं। तो इन्होंने भी दिया, बट सब प्राइम के साथ क्या है? दे माइट डिफॉल्ट, दे डोंट यूजुअली, बट दे माइट। अब पैसा बाबू भैया लाखों में खेल रहे हैं, तो बाबू भैया ने सबको डिंडोरा पीटा, पूरे मोहल्ले को बता रहे हैं कि बहुत पैसा आ गया है मेरे पास। Turns out these loans were actually defaulted. Economy went into crisis. अच्छा, यूएस की इकोनॉमी क्राइसिस में गई, बाकी दुनिया को क्या हो गया? बाकी दुनिया में क्या हुआ जिसकी वजह से बाकी दुनिया में यूएस इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइनीज इकोनॉमी को कुछ होगा, दुनिया में असर आएगा। इंडियन इकोनॉमी को कुछ होगा, दुनिया पे असर आएगा। यूएस इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है दोनों से। अब पीपीपी टर्म्स में तो चाइनीज इकोनॉमी ही बड़ी है यूएस से, तो इसीलिए चाइनीज इकोनॉमी पे भी कुछ होगा तो पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। यूएस की इकोनॉमी से भी पूरी दुनिया पे तो असर पड़ना ही था टू स्टार्ट विद, बट दैट्स नॉट द केस राइट नाउ। यहाँ पे बड़ा रीजन है उससे, वो क्या है? यूएस बैंक्स ने किया था समथिंग विच इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स। आसान भाषा में, ये तो सोफिस्टिकेटेड दिखने के लिए मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की। आसान भाषा में बैंक्स देख रहे थे हर जगह से पैसा आ रहा है। दे स्टार्टेड रेजिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे किया, और ये आपको दिखाता है कि ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, ये बड़ा मैजिकल दुनिया है। देखिए इन्होंने किया क्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिसन टू व्हाट दे डिड। मान लीजिए यू आर अ बैंक इन यूएस एट दिस टाइम, आपने दिए लोन्स वर्थ $1 million। अब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैंने $1 million के लोन्स दिए हैं, आई विल गेट $2 million बाय से 10 years। ठीक, ये आपकी कैलकुलेशंस बता रही है। ये जो है ये पैकेज पूरा, ये तो एक ही को नहीं दिया है ना, ये हजारों को दिया है। आपने इस पूरे पैकेज को एक पैकेज बनाकर किसी और को बेचा। मान लीजिए जापान के किसी बैंक को भेजा, उसको बोला देखो ड्यूड, I have invested $1 million. I am getting $2 million. I am selling this package to you at $1.5 million. तो जापान के बैंक ने $1.5 million में ये खरीद लिया। सबके लिए विन विन। 1.5 के बदले उसको 2 मिलेगा, और इस बैंक के लिए इसको 1 million के बदले 1.5 मिल गया। ठीक, सो क्रिएटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर। एंड
मुस्लिम स्कॉलर्स आर वेरी स्केप्टिक एंड क्रिटिकल ऑफ इट कि मनी को थिन एयर से प्रोड्यूस करना, एंड दिस इज वन आई डोंट फिगर आउट व्हाट इज रॉन्ग विद इट, आई डोंट नो, बट दिस इज वेयर मुस्लिम स्कॉलर्स आल्सो पॉइंट के इंटरेस्ट क्या करता है, इंटरेस्ट में क्या दिक्कत है. सो दिस इज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ. ये कैसे होगा, व्हाई इज इट कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन? बिकॉज आपने लोन को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया इसको. अच्छा, पूरी दुनिया के लोग ओ यूएस में बड़ा ये चल रहा है, पैसा ही पैसा है, फ्रांस का भी खरीद रहा है, यूके का खरीद रहा है, चाइना का खरीद रहा है, जहाँ देखो सब पड़े हैं पीछे. वो बेचे जा रहा है, वहाँ से और पैसा मिल रहा है, वो और लोन दे रहा है, उसको बेच रहा है सिक्योरिटाइजेशन करके पूरी दुनिया में. मतलब वो ना, वो आपने वो मूवीज़ में देखा होगा, हाथ में वो पैसों की गठरी लेकर वो ऐसे ऐसे फेंक रहे होते हैं वो डांसर्स पे, वैसे फेंक रहा है यूएस का बैंक पैसा पूरे दुनिया पे पैसा बस. अब जब सब प्राइम बोरोवर्स ने डिफॉल्ट किया तो क्या हुआ, बैंक ने बोला था कि आपको 1 करोड़ के बदले 2 करोड़ में बैंक को खुद नहीं मिला कुछ, तो उनको क्या मिलेगा. काइंड ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड डिफॉल्टिंग, सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो गई ना. इसका मतलब वो 1 करोड़ की 1 मिलियन वाला अभी बिक रहा था 1.5 मिलियन में, अब 1.5 मिलियन वाला बिक रहा है वापस 800,000 में. वैल्यूज गिर गई बहुत ऐसी. एंड व्हाट वाज द यूएस क्राइसिस बिकेम ए ग्लोबल क्राइसिस. इंडिया मैनेज्ड विद अ स्लो डाउन. इंडिया में क्राइसिस नहीं हुई 2008 में. व्हाट डज दैट टेल यू? दैट टेल्स यू इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज वेरी रॉबस्ट, विच इज ट्रू, इट इज. एंड बट अगेन यहाँ पे वो तो जनरल कॉज है ही, यहाँ पे इमीडिएट कॉज भी था. एक इमीडिएट कॉज क्या था, आरबीआई ने अलो ही नहीं किया इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना इंडियन बैंक्स को. जा करो जो करना है. एंड दे आर लाइक, बाबू भैया पैसे लाखों में खेल रहे हैं सब, हमको भी दो, हमको भी. आरबीआई ना, घर बैठो चुपचाप करो जो करना है यही करो. तो दैट वाज गुड इकोनॉमिक्स. मे बी फ्लूक, मे बी जस्ट लक, और मे बी साउंड इकोनॉमिक्स, वी डोंट नो. This also tells you आत्मनिर्भरता का फायदा. So India managed with a slowdown. अब वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है. रिसेशन हम कहते हैं जब कंसिस्टेंटली ओवर सर्टेन क्वार्टर्स नेगेटिव ग्रोथ रेट हो. अगर एक ही क्वार्टर में होगी तो उसको रिसेशन नहीं कहेंगे. सो इट मीन्स वर्ल्ड इज इन रिसेशन. अब इंडिया कर रहा है, अच्छा अब मान लीजिए इंडिया तूफानी कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया रिसेशन में है, कुछ तो फर्क इंडिया पे भी पड़ेगा. एक्सपोर्ट आप कर रहे थे आज तक, आपका एक्सपोर्ट बूम चल रहा था ना 2002 से. अब एक्सपोर्ट खरीदेगा कौन? उनके पास पैसा ही नहीं है. वो बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है. तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने वाला कोई नहीं है. इंडियन एक्सपोर्ट स्टार्टेड फॉलिंग. अब और हिंदुस्तान में बड़ा फॉरेन कैपिटल इनफ्लो चल रहा था. हर एक पैसा कहाँ है इंडिया, कहाँ है इंडिया, मुझे पैसा देना है. अब मेरे पास ही पैसा नहीं है तो मैं दूंगा क्या इंडिया को? सो देयर इज नो वन इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज नो वन हैज मनी. देयर वेर नो इन्वेस्टर्स, देयर इकोनॉमीज वेर इन रिसेशन, उनके पास पैसा ही नहीं है. तो ये हाल हो गया इंडिया का, इसीलिए स्लो डाउन हुआ. कम्स 2010, इकोनॉमीज स्टार्टेड टू रिकवर एंड some economies across the world, they started showing better returns than India. One of the example is Vietnam. Better outcome दिखाने लगा, ये थाईलैंड वगैरह भी. So if some economies showing better results than India, जिनका ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, वो क्यों ना शिफ्ट करे वियतनाम? इंडिया उसका चचेरा मसेरा तो है नहीं, रिश्तेदारी तो है नहीं. सो फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो स्टार्ट्स. अभी अभी हमने देखा फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, करेंसी डेप्रिसिएशन. तो हिंदुस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट होने लगी. अब डेप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन करेंसी का, दैट मीन्स डॉलर हिंदुस्तान में महंगा हो रहा है. तो इम्पोर्ट्स क्या होंगे? इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे. अब कॉस्टली हो गए इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट्स को गिरना चाहिए. लेकिन गिर सकते हैं क्या इंडिया के केस में? नहीं गिर सकते. क्यों? क्योंकि क्रूशल इंपोर्ट्स हैं. अब क्रूशल इंपोर्ट्स का मतलब हो जिनको आपको इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, इवन इफ वो कितना भी महंगा है. जैसे खाना खाना ही है, चाहे कितना भी महंगा हो, नहीं कर सकते कुछ.
हिंदुस्तान को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी उसी पे डिपेंडेंट है, तो ऑयल करना ही करना पड़ेगा। अब क्रूशियल इंपोर्ट्स कॉस्टली हो रहे हैं और इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स आपकी जो बाकी इंडस्ट्रीज का इनपुट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी बढ़ रही है। तो देयर इज इकोनॉमी में स्टेग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, की कीमतें बढ़ रही हैं। दिस इज हॉरिबल सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमिस्ट, स्टैगफ्लेशन। हमने बात की है इसके बारे में कि अगर आपको, जैसे हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ते हैं कि शैतान मरदूद से पनाह मांगते हैं हम अल्लाह ताला से, इकोनॉमिक्स में हम स्टैगफ्लेशन से पनाह मांगते हैं। ये नहीं होना चाहिए, स्टैगफ्लेशन नहीं होना चाहिए। तो अब दैट्स वन ऑफ द रीजंस इलेक्शन लॉस का। हिंदुस्तान बड़े बुरे टाइम से गुजर रहा था इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी वाज डूइंग रियली रियली बैड, एंड देन एड टू इट सर्टन वो जो मसले हुए भी हिंदुस्तान में उस टाइम, स्कैम्स एट्सेट्रा, तो उसने और एग्रीवेट कर दिया सिचुएशन को। और फिर 2014 इंडिया कम्स आउट ऑफ स्टैगफ्लेशन। वाई? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी के नो हमने जब स्टैगफ्लेशन की बात की थी, हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू स्टैगफ्लेशन, सप्लाई साइड, उसको ठीक करो। सप्लाई साइड को ठीक करने के तरीके भी हमने डिस्कस किए थे। सप्लाई साइड को ठीक होने के तरीके जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऐसा करो कि किसी तरीके से सप्लाई साइड से ही कम हो जाए ताकि कॉस्ट नीचे आ जाए। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इकॉनमी में, लेकिन 2014 में अभी क्या हुए ही नहीं थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। दे टेक टाइम, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो क्या हुआ अचानक से? व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी डू? नथिंग। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वेंट डाउन। तो ये सप्लाई साइड कांस्टेंट था ना अभी तक, तो वो कांस्टेंट चला गया, इकॉनमी वापस ठीक हो गई। ठीक। एंड इफ यू नाउ रिमेंबर, उस टाइम पे जो ऑपोजिशन था वो ये कहता था कि मोदी गॉट लकी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो गए, एंड मोदी वुड रेस्पॉन्ड, वी वांट ए लकी प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट वांट एन अनलकी प्राइम मिनिस्टर। यू कैन नेवर विन विद हिम ऑन रेटरिक। तो रेटरिक के मामले में ही इज द बॉस। नाउ सी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्टेड एज ए सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट। खैर, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, आरबीआई वुड इंटरफियर बाय रिवैल्यूएटिंग रुपी। वी वुड स्टॉप हियर। एंड कुछ एक टिडबिट्स हैं जो जनरल ऑडियंसेस के लिए वैसे तो नहीं है, जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमिक्स है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एंड देन सर्टन अदर टिडबिट्स। बट आई एम अज्यूमिंग कि हमको शायद फ्यूचर में जब ये यूट्यूब वगैरह पे हो, वी माइट बी लिसन्ड बाय पीपल जो थोड़ा सा थॉरो इकोनॉमिक्स भी कर रहे हो, तो वी वुड गो विद दैट एज वेल। हम उन टॉपिक्स को भी समझेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी मीट। टिल देन, अगर आपको कुछ पूछना है, इफ़ यू वांट टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो प्लीज़ डू दैट नाउ।